नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। देश अपने जाबाज जवानों को नमन कर रहा है। कारगिल युद्ध जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी फौज के मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें उल्टे पांव खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज के इस खास मौके पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन विजय की योजना तैयार की, बल्कि इस पूरे युद्ध का नेतृत्व भी किया और पूरे युद्ध पर नज़र बनाए रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक साहब की। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने याद किया। आज सर कारगिल विजय दिवस है, पूरा देश मना रहा है। आप उस दिन को कैसे याद कर रहे हैं? पहली बात तो आज के दिन मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और हम जब भी कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो हम तीन चीज़ें उसमें हमेशा याद रखते हैं। पहली बात तो ये है कि जिन जवानों ने और अफसरों ने उस युद्ध में हिस्सा लिया और जो शहीद हो गए, तो उनको हमेशा याद करते हैं। और आज के दिन सुबह हम लोग उन सब को श्रद्धांजलि भी भेंट आपने की है। और ये हमारा हमेशा से ही एक प्रिंसिपल रहा है। और एक दूसरी बात ये होती है कि ऐसे दिन हम युद्ध के बारे में जो खासकर लेसन जो बने हैं उसके उनको याद करते हैं कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई और क्या क्या हमने वहाँ पर सीखा उस लड़ाई के अंदर। और मैं तीसरी बात जो हमेशा कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखकर हमको ये भी रिज़ॉल्व करना चाहिए कि हमको एक अपने आप को डिटर्मिनेशन करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई चैलेंज बाद में हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसा हमने कारगिल के युद्ध में दिया था। सर, जब आपको कारगिल में घुसपैठ की खबर मिली तो सबसे पहली चिंता आपकी क्या थी उस वक्त? देखिए, पहले हमारे पास जो खबर आई वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी जी। हमको ये बताया गया कि कहीं कहीं पर ये लोग घुसपैठिए जो आए हैं, और वो उन दिनों में जो पहले पहले आए थे वो सब घुसपैठियों की ड्रेस पहन के आए थे जी। तो हमको ये बताया गया था कि ये रेगुलर आर्मी के लोग नहीं हैं, लेकिन जो घुसपैठिए जैसे जम्मू और कश्मीर में पहले भी मिलिटेंट्स या टेररिस्ट आते रहे हैं, तो ये उस प्रकार के हैं। और कोई हमको इंटेलिजेंस इसके बारे में पता नहीं था। और सर्वेलेंस में भी थोड़ी कमी थी क्योंकि हमारी पोस्ट बहुत दूर दूर थी। और उस दुर्गम इलाके में आपको मालूम है बड़े बड़े पहाड़ और बीच में खाइयाँ वैलीज होती हैं, तो उसके बीच में से आए थे। तो पहला चैलेंज हमारा ये था कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ पर ये आके बैठ गए हैं। और उसी के बारे में ज़्यादा फिक्र थी हमको पहले पहले जब मुझे इसके बारे में पता चला। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मान सकते हैं कि जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनसे चूक हुई घुसपैठ को पूरी तरह से पकड़ने में? हाँ, सही बात है, क्योंकि पहले ना हमको इसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसी से मिला, और जैसे मैंने बताया कि कुछ हमारी सर्वेलेंस में भी कमियां थी। हमारे पास उस वक्त सर्वेलेंस की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जो हमारी पोस्ट थी वो दूर दूर बहुत कईयों में पोस्ट में 30 किलोमीटर दूर दूर थी, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग उस एरिया से ये करेंगे। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में भी ये सोच थी कि ये लड़ाई ऐसी हो नहीं सकती, क्योंकि 3 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। और उस डिक्लेरेशन में दोनों ने माना था कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा देश है जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी उनकी ज़्यादा चाल चलती है और उनके पॉलिटिक्स को, तो जब पीठ में छुरा घोंपने की आदत पुरानी है ये। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की आर्मी की सोच जो होती है वो अलग होती है। पाकिस्तान उस मार को आज तक भूला नहीं है। ये तो सही बात है, क्योंकि उनको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ना सिर्फ उनकी कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, और उसके साथ साथ में उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि वो भूल नहीं सकते। और कई बार कई चीज़ें उन्होंने झूठ बोली, कई चीज़ें जो उन्होंने की, तो वो
ना सिर्फ दुनिया बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खुद के लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती की और इसलिए उनको नुकसान उठाना पड़ा। कारगिल युद्ध के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय सेना के सामने आपको क्या दिखाई दी थी? सबसे पहले जब मैंने जैसे बताया कि हम लोग जानना चाहते थे कि ये कौन लोग हैं और कितने तादाद में हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उसको इन चीज़ों को तय करने में हमको 15 दिन तकरीबन लग गए। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि जो हम टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन करते हैं तो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अलग होते हैं। पर अगर हम पाकिस्तान आर्मी के साथ में जब लड़ाई तो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ज़्यादा वो फ़र्क हो जाते हैं और उसमें हम सब हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर। तो यही हुआ कि तकरीबन 24 मई तक 1999 में पहले हम लोगों की रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक जो लोकल हमारे वहाँ पर कमांडर्स थे उन्होंने उस तरीके से उनको खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन जब हमको मालूम पड़ गया 22-23 मई के तक, तो कैबिनेट से हमने परमिशन लेके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर कार्रवाई की और ज़ोरदार कार्रवाई की पूरी तैयारी के साथ। नहीं, टाइगर हिल जैसी चोटियों को दोबारा फतह करने को लेकर किस तरह की रणनीति आपको लगा कि अब बड़ा संकट का समय है लेकिन हम इन चोटियों पर अपना दोबारा से कब्जा वापस पाएंगे, तो उसको लेकर क्या रणनीति थी, कैसे रणनीति आपने तैयार की? देखिए, पहली बात तो ये थी कि पॉलिटिकली हमको ये हुक्म था कि इनको आप खदेड़ो और अपने जो इलाका है पूरा साफ़ कराओ। लेकिन हमको ये बोला गया था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं पार करोगे। तो ये दिस वाज द डायरेक्शन जो हमको कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से मिली थी। जब टाइगर हिल का जो लोकल प्लानिंग थी और ऑपरेशनल प्लानिंग थी उसमें मेरा हाथ नहीं था जी। उसमें लोकल कमांडर थे, हमारे जीओसी थे जनरल मोहिंदर पुरी और उनके ब्रिगेड कमांडर्स थे और बटालियंस थी। तो ऑपरेशनल प्लानिंग उन्होंने की थी। मेरा काम सिर्फ उनको देखना कि भाई उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है तो उनको दिलाना या उनका मोराल बूस्ट करने के लिए हर 6 दिन के बाद में मैं जाता था वहाँ पर। और जब मैं 2 दिन पहले गया था तो मुझे बताया गया था कि हम लोग अभी टाइगर हिल पर हमला करेंगे और देख के लगता था कि ये कैसे होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे अपने जो जवान हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, वो उनकी करेज है, उनकी हिम्मत है, डिटर्मिनेशन है कि उन्होंने उस चीज़ को जो असंभव लगती थी उसको संभव बना दिया और बड़ी सख्त लड़ाई की वहाँ पर जाने के बाद में। और उस रात को मैं बता सकता हूँ कि जब ये 3 और 4 जुलाई की रात थी और तकरीबन आधी रात में जागा ही था क्योंकि बीच बीच में खबर आ रही थी और सुबह 6 बजे के करीब मुझे बताया गया कि हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है। तो शायद कोई 7 या 8 बजे फिर बोला गया कि अभी हमने कब्ज़ा कर लिया है। और उसके बाद में फिर मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया और डिफेंस मिनिस्टर को बताया और उस दिन 4 तारीख को नवाज़ शरीफ यूएसए में गए थे और उन्होंने ख़ास मुलाकात करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को बोला था। तो हमको मालूम था कि ये लोग बातचीत करेंगे। तो उससे पहले हमने पूरी दुनिया में ये बात फैला दी कि टाइगर हिल अभी हमारे कब्ज़े में है और उससे काफ़ी जोश और बढ़ा और सारी दुनिया को ये भी मालूम हो गया कि ये कुछ दिनों और लड़ाई लड़ेगी और भारतीय सेना इनको वहाँ से हटा सकेगी, जो अपना मिशन है हम कंप्लीट कर सकेंगे। यानी पहले अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन जब उल्टे पाँव भागना पड़ा तब दुनिया में कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए इसको लेकर भी हाथ पर मारे गए। हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से तो बोला कि टाइगर हिल है ही नहीं। पहले बोला कि टाइगर हिल क्या है, हमको तो मालूम ही नहीं है इसके बारे में, उन्होंने ये बोला। लेकिन बाद में जब चीज़ें साफ़ हुई, हमारे मीडिया वाले खूब उन्होंने दिखाए, प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल सब ने दिखाना शुरू कर दिया। तो
उसमें हमारे मोराल बहुत ऊंचा हुआ क्योंकि हमने विजय हासिल की थी, जी। और पाकिस्तानी की पब्लिक के ऊपर मोराल उनका उनका बहुत नीचे गया। जी। और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पब्लिक की सपोर्ट जो थी उनकी फ़ौज को, वो कम हो गई। जी। इस पूरे युद्ध के दौरान किसी भी क्षण आपको ये लगा हो कि अब ये जो युद्ध है और कठिन हो सकता है या फिर लंबा खिंच सकता है? देखो, ऐसे हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी नहीं मालूम है कि कहीं और कहाँ छिड़ सकती है ये लड़ाई। अभी तो हम लोग कारगिल, द्रास और बटाली के बारे में बात कर रहे हैं या सियाचिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमको तो तैयारी पूरे के पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर करनी पड़ी थी। और उसमें ना सिर्फ हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको तिनको मिलकर करना। तो हमने पूरे फ्रंटियर, पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आर्मी की फ़ौज को इकट्ठा किया था, लगा दिया था वहाँ पर। और मेरा हुक्म था फ़ौज को कि 6 दिन के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर जाना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। जी। अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि हमको हुक्म मिला था कि आप बॉर्डर नहीं क्रॉस करोगे, तो इसलिए। लेकिन ये हम कह नहीं सकते लड़ाई में। अच्छा, इंस्ट्रक्शन थे ये सरकार की तरफ से कि आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना नहीं करना है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई फैल जाती है तो उसके बीच में हमको कार्रवाई करनी है। जी। तो इसलिए हमने पूरी डिप्लॉयमेंट करती थी और पूरे ऑफेंसिव प्लान बनाए थे। और मैंने अपनी फ़ौजों को बताया था कि हम 6 दिन मैं आपको नोटिस दूंगा, आपने अंदर जाना है। तो वो जो डिप्लॉयमेंट हमारी थी इस प्रकार थी कि हम कभी भी और कहीं भी हम पाकिस्तान के अंदर जा सकते थे, हमला कर सकते थे। नेवी जो है हमारी, नेवी जो ईस्टर्न फ्लीट है जो बे ऑफ बंगाल में होती है, वो भी अरेबियन सी में आ गई। जी। और उन्होंने भी अपनी कार्रवाई वहाँ पर और अलर्टनेस वहाँ पर, और जो पाकिस्तान की जो टैंकर थे, ऑयल टैंकर, उनको चेज़ करना शुरू किया, गल्फ़ से लेकर कराची तक जो आ रहे थे। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हम तैयार थे। लड़ाई अगर ज़्यादा लंबी चलती तो हम उसका बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते थे। और हमारे में अब जो अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे। मैं ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि लोग भी जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, क्या जो भी हमारी सेनाओं का प्लान ऑफ एक्शन था उस पर कोई दबाव भी था क्या? क्योंकि जैसे आज कई मामलों में कहा जाता है कि सेना को खुली छूट दे दी गई। नहीं, देखिए, पहला हुक्म तो ये था कि आपने ये करना नहीं है। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ जी। कि मेरे ख्याल में 2 या 3 जून को प्राइम मिनिस्टर ने एक पब्लिक फंक्शन में बोला कि मैंने हुक्म दिया है अपनी फ़ौजों को कि आप लोग बॉर्डर नहीं क्रॉस करोगे, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करोगे। तो जब वो वापस आए तो मैंने उनको बोला, सर आप ये बात दोबारा मत कहना। तो मेरे से उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने उनको बोला कि आप, अगर हम यहाँ पर कारगिल में सक्सीड नहीं हुए, वहाँ पर हमको सफलता नहीं मिलती है, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे हर हालत में बॉर्डर कहीं और क्रॉस करना पड़ेगा। जी। और जब मैं वो उस तरीक़ों ले आपके पास आऊँगा प्लान में, तो आपका क्या जवाब, आप मुझे मना कर सकते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, और चुप रहे वो उस वक़्त। तो उस वक्त ज़्यादा बोला, बातचीत नहीं हुई। शाम को जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे ब्रिजेश मिश्रा जी, तो ब्रिजेश जी ने एक टीवी इंटरव्यू लिया और उसमें पब्लिकली बोला कि ये बात सही है कि हमने फ़ौजों को बोला है लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, लेकिन वो आज तक तो है, हमको मालूम नहीं कल क्या होगा। जी। जी। तो इसका मतलब है कि हमको एक तरीके से ये था कि आप तैयार रहिए और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला करने की भी इजाज़त देंगे। अगर मान लीजिए उस वक्त बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने का अगर मौका होता, तो क्या आपको लग रहा है कि युद्ध का परिणाम कितना अलग होता, क्या होता? देखिए, किसी भी लड़ाई को ये कोशिश करना कि वो लंबे तक चलती रहे, वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैजुअल्टीज़ होती हैं। हम लोगों को ये सोचना भी चाहिए कि लड़ाई का मतलब ये नहीं है। हमको, अगर हमारा पॉलिटिकल एम जो है वो हमारा मिल जाता है,
लड़ाई हम इसलिए करते हैं कि पॉलिटिकल एम को हम अचीव करें। अगर हमारा उस वक्त हमारा पॉलिटिकल एम जो हमको दिया गया था ये था कि आप यहाँ से उनको खदेड़ के उनको निकाल दो। जी। और जिस दिन हमने इजाज़त दी कि ठीक है उनको जाने देंगे, मेरी 3 बार मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ में, और प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि अभी और आगे नहीं चलने की ज़रूरत है, इनको जाने दो। और लड़ाई का मुद्दा इसलिए होता है, लड़ाई हम इसलिए करते हैं कि पॉलिटिकल एम जो भी दिया गया है उसको अचीव करें। और जब हमने पूरा का पूरा अपना काम कर लिया, मिशन में हम लोग सक्सेस हमको मिल गई ऑपरेशन विजय में, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने सोचा कि हमको और ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है जी। और उन्होंने मुझे भी कन्विंस कर दिया कि ठीक है अभी तक ठीक हो गया, अभी रहने दो। बिल्कुल सर, आपने भी जिक्र किया कि उस वक्त चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो या फिर नेवी हो, सभी अलर्ट मोड पर थे। समन्वय किस प्रकार का था, तालमेल कितना बेहतर था? हाँ, नहीं, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जी। लेकिन मैं कहा कि जब हमको इजाज़त पूरी मिल गई कैबिनेट से कि तीनों मिलकर काम करेंगे, फिर हमारे में कोई प्रॉब्लम आपस में कोऑर्डिनेशन की, अच्छा कोऑर्डिनेशन था। अपने अपने प्लान बनाए हुए थे हम लोगों ने, लेकिन अपने अपने प्लान जो थे एक दूसरे को समझा के वो बन रहे थे। तो तालमेल हमारा अच्छा रहा। कई हमने एयरफोर्स वाले हमारे साथ में काम कर रहे थे। हमारे लोग जो थे, मुझे याद है कि एक नेवी का पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, वो लद्दाख में काम कर रहा था जी। कारगिल के अंदर हमारे साथ में काम कर रहा था, तो तालमेल ठीक था। कुछ ऐसी कहानियाँ होती कि जैसे फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँची हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी इनसाइड स्टोरीज होती हैं जो लोगों के सामने तक नहीं आ पाती। कुछ ऐसा स्मरण आपको हो उस युद्ध के बारे में जिसे लोगों को ज़रूर जानना चाहिए? देखिए, कहानियाँ बहुत होती हैं लड़ाई के अंदर जो है, क्योंकि मिलाप हम लोगों का होता रहता है बीच में। मैंने आपको बताया कि हर 6 दिन के, मेरा हेडक्वार्टर तो दिल्ली में ही था, जी। पर हर 6 दिन के अंदर मैं जाता था, 6 दिन के बाद जाता था वहाँ पर। तो एक दफ़ा मैं प्राइम मिनिस्टर को श्रीनगर के हॉस्पिटल में लेके गया, जो हमारे लोग घायल हो गए थे उनका जहाँ इलाज चल रहा था वहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में जब वो वार्ड में गए और एक जवान जो ज़ख्मी था उसको मिले, तो वो बेचारा लेटे लेटे ही सावधान पोजीशन में आ गया जी। और जय हिंद उसने बोला। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि क्यों, आपका क्या हाल है? तो उसने, वो गढ़वाली जवान था, उसने बोला कि सर मैं ठीक हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से डिस्चार्ज होता हूँ हॉस्पिटल से तो मैं अपनी पलटन में वापस जाऊँगा। जी। तो नेचुरली आई मीन दिस काइंड ऑफ ए थिंग, एंड ही वाज वुंडेड, बहुत उसको ज़ख्मी काफ़ी थे, वो बैठ भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसे ये जज्बा है, जज्बा था उसके अंदर। थोड़ा आगे गए तो फिर उसने आवाज़ दी, तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर को साथ में गए, तो उसने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि सर अगर आप हमको हल्के हथियार लेके दोगे तो हमको पहाड़ी पे चढ़ना आसान हो जाएगा। सो आई कैन नॉट रिमेंबर। तो ये जज्बे की है जी। ऐसा ही जज्बा जो है ये सब जगह। मुझे पूरे लड़ाई के दौरान में कभी किसी अफसर ने, कभी किसी जवान ने ये नहीं बोला कि सर हम ये कैसे करेंगे। उन्होंने हमेशा मुझे यही दिया कि ये हम करेंगे, आप फिक्र नहीं करो। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब जो मेरे आसपास लोग थे उनके ही शक्लें कभी कभी उतरी हुई होती थी जी। लेकिन जब भी मैं फ्रंट लाइन में जाता था तो मैं उनको मोराल उनका देखने के लिए जाता था, बल्कि वो मेरा मोराल बढ़ाते थे। और जब मैं जाता था तो साथ में कुछ घड़ियाँ वगैरह लेके जाता था, और अगर मुझे किसी अफसर ने बोला कि इस जवान ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने, तो उसी वक्त मैं उसको एक अपनी तरफ से घड़ी शाबाश भी देता था और घड़ी भी देता था। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन फैल जाती है, लोगों का मोराल इसमें उसके ऊपर असर पड़ता है। उस वक्त कम्युनिकेशन की भी थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि वो ऐसा इलाका था जहाँ पर हर फौजी, अगर उसे पता है कि युद्ध क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, आगे क्या हो कुछ पता नहीं होता है,
तो वो अपने घर वालों से भी बातचीत करना चाहते हैं कि कम से कम बातचीत हो। लेकिन फिल्मों के माध्यम से ही सही हम लोगों ने देखा कि क्या वो हौसला था कि जहाँ पर 120 जवान और सामने कितना दुश्मन है ये भी उनको पता है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऑर्डर दिए कहते हैं कि नहीं, आप वापस आ सकते हैं, जो आना चाहें आ जाएं। देखिए, कोई भी जवान ऐसे पीछे नहीं हटा, जी ठीक है। और उस वक़्त हमारे पास कोई फ़ोन नहीं होते थे। जी और ये था कि कहीं कहीं पर हमने सैटेलाइट फ़ोन लगा के रखे थे। और जब जवान लड़ाई के मोर्चे पर नहीं थे और पीछे आते थे, तो उस वक़्त हम उनको एक एक 2 मिनट 2 मिनट के अपने घर में बातचीत कर सको। लेकिन हम जब हमारे जवान जो हैं और अफसर जो हैं जब युद्ध में जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी था और अभी भी होता है, तो वो घर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। उनको मालूम है कि घर में उनकी हमारी जो पत्नियां हैं, फौजी की पत्नी हैं, वो संभालती हैं घर, और या फिर उनके अफसरों की पत्नियां जो ये इकट्ठा होती हैं। लेकिन वो जो है उसका दिमाग, उसका जो सिर्फ लड़ाई की तरफ ध्यान होता है, अपने साथियों के साथ में ध्यान होता है, और उस जज्बे के साथ में, उस हिम्मत के साथ में, उस करेज के साथ में वो काम करते हैं। देश पहला है, ये मेरा पहला फ़र्ज़ है, और उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पर जब उसको मौका मिलता है तो वो नेचुरली, जैसे बाकी भी हैं, वो चिट्ठी भी लिखता है जी। और टेलीफोन भी करता है। पर वो उस वक़्त हमारे पास ये आजकल के फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, और ना ही वो इलाका ऐसा था। हमारे अपने कम्युनिकेशन में भी काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट जो था वो पुराना इक्विपमेंट था। बिल्कुल, और भी आगे हम बात करेंगे इस पर, लेकिन अब आपका जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम जिस ऑपरेशन विजय की बात कर रहे हैं, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है, योजना किस तरीके से आपने तैयार की और सबसे कठिन कड़ी उस वक्त आपको क्या लग रही थी? देखिए, जब हमको मालूम पड़ गया कि ये लोग काफ़ी तादाद में हैं और हमारा मुकाबला पाकिस्तान आर्मी के साथ में हो रहा है, उनको पूरी सपोर्ट भी मिल रही है, तो एक तो था कि हम कारगिल के इलाके में कुछ ऐसी बातें करें ताकि उसका ध्यान जो है वो कहीं और भी आ जाए, और वो कारगिल के एरिया में वो कंसंट्रेट नहीं कर सके। तो इसलिए हमारा प्लान शुरू में ये बना था, शुरू से ही बना था कि हम अपनी फ़ौज को वेस्टर्न पूरे बॉर्डर के ऊपर कर दें, और उनको एक मैसेज मिलना चाहिए पाकिस्तान को कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम पूरा इलाका साफ़ नहीं करते, और या हम तुम्हारे तरफ वो। सो हमने जो अपनी डिप्लॉयमेंट पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर की थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब ने मिलकर, तो उसके ऊपर दबाव डाला था कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मेरा हुक्म था कि 6 दिन के अंदर आपको अंदर जाना है पाकिस्तान के अंदर। वो हमारे ऑपरेशन प्लान होते हैं, तो उसमें उसके मुताबिक, तो उससे इतना डर लग गया उनको कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ, वो पहले चाइना में गए मदद लेने के लिए, और फिर जब वहाँ से मदद नहीं मिली तो फिर अमेरिका भागे और बिल क्लिंटन के साथ में बातचीत करने के लिए। तो हमारा जो मिलिट्री, हमारी जो हमारा प्लान था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी कहिए उसको, वो था पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव डालना कि उसको ये जो इलाका है उसको साफ़ करना पड़े, अपना भागना पड़े वहाँ से। और वो दबाव हमारा पूरा बढ़ा। और जब मैं जाता था, जवानों को बात करता था, तो उनको मैंने यही बोला कि देखिए, पहली गोली उन्होंने चलाई थी, पर आखिरी गोली हम चलाएंगे जी, और हमारी जो गोली है, जो हमारा अपना मुद्दा है, उसको सफल करके उनको भागना पड़ेगा। तो दैट वाज माय मैसेज जब भी मैं सैनिक सम्मेलन करता था, कहीं पर भी जाकर। जी, और ये हुआ भी? ये हुआ भी। राष्ट्र टीवी के मन से तो मैं आपको ये बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो सफलता मिली, जो हमको विजय मिली, उसका पूरा श्रेय उन बच्चों को जाता है, उन लड़कों, सिपाहियों को जाता है, जवानों को जाता है, यंग ऑफिसर्स को जाता है, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी वहाँ पर। प्लानिंग इज़ ऑल राइट,
लेकिन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना जो है, एक्शन में लाना, वो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बिल्कुल सर, ये तो आपका बड़प्पन है और वाकई में देश अपने जाबाज़ों को कभी भूलता नहीं है। राष्ट्र टीवी के मन से आप हमारे दर्शकों को, आज के युवाओं को, नई पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो भी हमने लेसन सीखे हैं जी दोनों अच्छे लेसन और जो हमारे से कमज़ोरियां भी नज़र आई हैं, उनको याद रखना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो है, अच्छाई जो है, जो हमारी जिस तरीके से हमारे जानबाजों ने लड़ाई लड़ी है, उसको मेंटेन करना है जी हमेशा के लिए, और जो कमज़ोरियां थीं उनको दोबारा आने नहीं देना है। और मैं ये अपने यूथ को बोलूँगा जी कि इन चीज़ों के ऊपर जो है देश की सेवा करो। देश की सेवा करोगे तो आपको भी अपना जो सफलता का मौका मिलेगा। जी और ये ज़रूरी है कि हम जो सबक सीखे हैं उनको बीच बीच में याद करते रहें। चलिए बिल्कुल, यानी कि आप सीधा संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए, आपने उन तमाम स्मरणों को हमारे दर्शकों के सामने साझा किया है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर राष्ट्र टीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूरा देश अपने जाबाज जवानों को नमन कर रहा है। राष्ट्र टीवी भी अपने इन जाबाज जवानों को सैल्यूट करता है। जय हिंद।